मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र की यह तत्वार्थ राजवार्तिक नामक टीका है और इसके आधार से हम यहाँ जम्बू द्वीप लवण समुद्र आदि के संदर्भ में मध्य लोक संबंधी चर्चा कर रहे हैं। तीसरे अध्याय की इस चर्चा में कल तक हम जम्बू द्वीप लवणोदादय शुभ नामक द्वीप समुद्रा वीर दीर विष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपणों वलयाकृत्य तन मध्य मेरु नाभिर्तो योजन शत सहस्र विष्कंभो जम्बू द्वीप है। इन सूत्रों की चर्चा कर चुके हैं। माने 9वें सूत्र तक अपनी यहाँ बात हो चुकी है और इस संदर्भ में हमने ये देखा कि जम्बू द्वीप गोलाकार है। जम्बू द्वीप के सबसे मध्य में एक डॉट, एक बिंदु, वह सुमेरु पर्वत का सूचक है, जिसे सुदर्शन मेरु भी कहा गया है। सुमेरु कहें या सुदर्शन मेरु कहें, ये दोनों एक ही बात है। सुमेरु पर्वत नीचे 10,000 योजन विस्तार वाला और हाइट की अपेक्षा से बात करें तो 1,40,000 योजन हाइट वाला है। हमारे को यहाँ सुदर्शन मेरु की चर्चा नहीं करनी, जम्बू द्वीप के संदर्भ में बात चल रही थी। जम्बू द्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए लवण समुद्र है। लवण समुद्र और जम्बू द्वीप, इन दोनों के बीच में जम्बू द्वीप की बाउंड्री की तरह एक परकोटा बना हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं, एक विशिष्ट शब्द उसके लिए यहाँ पर दिया गया है। आपने यहाँ ध्यान दिया होगा, जिसके लिए कहा है, देखिए आप, परिधि वेदिका, देखा आपने, इसमें वेदिका के समान है ये जालियां। वेदिका भी कहते हैं परिधि को ही, ये उसकी बाउंड्री है और उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई की भी चर्चा की गई। 12 योजन, फिर मध्य में 8 योजन और ऊंचाई पर 4 योजन, और कितनी लंबी चौड़ी वो परिधि है उसकी भी यहाँ बात की गई। 3,16,227 योजन, 3 कोस, 128 धनुष, 13.5 से कुछ अधिक। एक और विशेष बात बतलाई थी, ये जो जम्बू द्वीप का जो ये परकोटा है, कल मैंने जम्बू द्वीप का चित्र जो आप लोगों को भेजा था, क्या वो आप लोगों के सामने है? हाँ जी, स्वाध्याय इन्फो से सबको मेल भेज दी है, तो सबके ईमेल में आ ही गया होगा। तो ये जम्बू द्वीप का स्काई कलर वाला जो चित्र है, वह चित्र यदि आप लोग देख पा रहे हो, यदि आप लोगों के सामने हो, तो जम्बू द्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए तो जो कलर दिया है वो स्काई कलर इसी बात का सूचक है कि चारों तरफ लवण समुद्र है, पानी ही पानी है। हम 2 लाख योजन का लवण समुद्र तो बना नहीं सकते थे, लेकिन बाहर हमने स्काई कलर दे करके इस बात को प्रदर्शित किया है कि भाई ये पानी का प्रतीक है। और आप देखेंगे चारों तरफ जो परकोटा बना हुआ है, उसको हमने परकोटे का रूप दिया है, आकृति दी है, जो कि वज्रमय है और इसके चारों तरफ 4 दरवाजे दिखाए हुए हैं। चारों तरफ 4 दरवाजे हैं। एक का नाम है विजय, दूसरे का वैजयंत, तीसरे का जयंत और चौथे का अपराजित। तो विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, इस तरह के ये 4 दरवाजे आपको चारों तरफ दिखाई दे रहे होंगे। ये द्वार हैं जम्बू द्वीप के। एक द्वार से दूसरे द्वार का अंतराल कितना है? इन्होंने लिखा विजय और वैजयंत का अंतराल कितना है। तो कल हमने इसमें करेक्शन करने की बात कही थी। 79,052 योजन ही इसका अंतराल होना चाहिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे का। चारों तरफ सेम डिस्टेंस है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ दरवाजे हैं और इनका जो अंतराल है वो सबका बराबर ही होगा। दरवाजे भी सभी बराबर हाइट, बराबर ऊंचाई वाले हैं।
8 योजन ऊंचे हैं और 4 योजन चौड़े हैं। सब दरवाजे इसी प्रकार हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो चित्र जो आपके सामने है इसमें शायद इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और हाइट कम है। तो यह बात बिल्कुल प्रैक्टिकल ही है, क्योंकि जो इसकी चौड़ाई है वह चौड़ाई ज़्यादा ही है। 8 बाई 8 के हो जाएंगे ये एक प्रकार से। 8 योजन ऊंचे और 4 योजन चौड़ा एक दरवाज़ा, और इसी तरह से दूसरा दरवाज़ा 8 योजन ऊंचा और 4 योजन चौड़ा। ऐसी परिस्थिति बनेगी। चलिए अब बात करते हैं इनके 7 क्षेत्रों के संदर्भ में। पर पंडित जी, हाँ, जो दरवाजे हैं तो दरवाजे वो क्या है, मनुष्य वहाँ जा सकते हैं लवण समुद्र में? मनुष्य नहीं जा सकते। एक्चुअल में क्या है, ये दरवाजे हैं और दरवाजों के ऊपर भी भवन बने हुए हैं, निवास स्थान बने हुए हैं, परकोटा है, एक प्रकार से शोभा है नगर की। चारों तरफ नगर में जिस तरह से द्वार होते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं। पुराने समय में हमारे यहाँ जयपुर शहर में भी इस तरह का होता था। हमारे यहाँ 4 दरवाजे कहलाते हैं, 4 दीवारी कहलाती है। एक सांगानेरी गेट है, अजमेरी गेट है, इधर घाट गेट है। ये इस तरह से 3-4 दरवाजे हैं। तो जयपुर शहर के अंदर आने वाले लोगों के लिए पहले बंद हो जाते थे रात को 10-11 बजे। मैं पुराने समय की बात कर रहा हूँ, आज के 50-60 साल पहले की, नियर अबाउट 60 ईयर्स बैक। तो इसी तरह से ये जिस तरह से नगर के दरवाजे होते हैं, और भी मैंने कई जगह देखा है, जैसे विदिशा किला अंदर, और कई जगह आप लोगों को शायद आप लोग कहीं घूमे हों, कभी गए हों, आपने कहीं देखे हों। तो इसी तरह से जम्बू द्वीप में भी चारों तरफ दरवाजे हैं। कभी कुछ खुलने का ऐसा कुछ प्रसंग नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मनुष्य नॉर्थ मतलब ईस्ट और वेस्ट, जो ये 2 दिशाएं दिखाई दे रही है, जिसमें द्वार के नाम यदि आप देख पा रहे हो तो एक का नाम है विजय द्वार, और सामने की साइड जो द्वार है उसका नाम है जयंत द्वार। दिख रहा है? पूर्व दिशा अर्थात ईस्ट की ओर है विजय और वेस्ट की ओर है जयंत। इन दरवाजों से होकर तो सीता और सीतोदा 2 नदियां निकल रही है, जो बाहर लवण समुद्र में जाकर के मिलती हैं। ऊपर द्वार है, नीचे से नदियां निकलती हैं। इसमें क्या है, अभी जब 14 नदियों की आगे चर्चा आएगी तो अपन उस बात को आगे विस्तार से देखेंगे। अभी अपन 7 क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। चित्र आपके सामने खुला हुआ है, देखिए आप। मूल सूत्र 10 नंबर का सूत्र, 7 क्षेत्र। पेज नंबर है 380, 380 पेज नंबर। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत, ये सब नाम निकल रहे हैं इसमें से। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत, वर्षः क्षेत्राणि। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत, वर्षः क्षेत्राणि। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत, ये 7 क्षेत्र हैं। आप जरा चित्र में देखिए, ये 7 क्षेत्र, इन 7 क्षेत्रों के जो नाम लिखे हुए हैं वे सभी नाम ब्लू कलर से लिखे हुए हैं। चित्र में सबसे नीचे देखिए आप, राउंड शेप में हाफ राउंड का भी जो छोटा पार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें भरत क्षेत्र लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। सभी नाम लेफ्ट साइड में दिखेंगे आपको, भरत क्षेत्र। फिर ब्लू कलर में उससे ऊपर चलेंगे तो एक हेमवत क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जो पर्वत को क्रॉस करके है। पर्वत से पहले वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है साउथ में, ये पूरा क्षेत्र भरत क्षेत्र है। हिमवन पर्वत के दक्षिण दिशा की ओर साउथ में जो चित्र दिखाई दे रहा है, जो आकृति बनी हुई है, जो धनुष के समान आकृति है, वो आकृति है भरत क्षेत्र की। हिमवन पर्वत के पश्चात
और महाहिमवन पर्वत के पहले बीच में एक क्षेत्र दिखाई दे रहा है जिसका नाम है हेमवत क्षेत्र। ठीक है। इसके पश्चात तीसरे क्षेत्र का नाम आपको दिखेगा, ग्रीन लाइनों के ऊपर एक ग्रीन कलर की नदियां दिखा रखी है, क्योंकि ये हरित और हरिकांत नदियां हैं। इन दोनों का जो कलर है वो ग्रीन कलर का है, इसलिए ग्रीन कलर की यहाँ ये नदी दिखाई हुई है। हरि क्षेत्र। विदेह क्षेत्र को जो लिखा है वो नदी के ऊपर नाम दिया है अपर विदेह क्षेत्र। ये पश्चिम विदेह क्षेत्र है। राइट साइड में यदि आप देखेंगे तो पूर्व विदेह क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा। क्या आप लोग चित्र देख पा रहे हैं अच्छे से? ख्याल में आती है बात? हाँ जी, वैसे अगर प्रिंट आउट किया है ना तो नहीं दिखाई देगा बहुत, लेकिन उसमें जूम करना पड़ेगा तो ये सब दिखाई देता है, क्योंकि बहुत वो बारीक है ना अक्षर उससे। बारीक अक्षर तो इसके अंदर क्या है, मैक्सिमम जानकारी जितनी भी हो सकती है ना सब समाहित करने का प्रयास किया है। हाँ 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 हाँ, यानी उसको थोड़ा जूम करके बड़ा करेंगे ना जितना मैक्सिमम, तो फिर सब दिखाई देगा। तो वो इंटरनेट पे से ही वहाँ से ही हो सकेगा, कंप्यूटर में ही हो सकेगा। प्रिंट आउट है तो फिर बहुत नहीं आएगा, कुछ पता नहीं चलेगा ज़्यादा। लेकिन अभी तो मैं मोटा मोटा बात कर रहा हूँ, इसमें बारीकी में तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ। अभी हाँ। जूम करके देखेंगे तो ये जो आपको सुमेरु पर्वत के चारों तरफ निकले हुए जो पर्वत दिखाई दे रहे हैं, इन पर्वतों में भी सबने नाम लिखे हुए हैं। हाँ हाँ, न केवल पर्वत के नाम अपितु पर्वत के जो कूट बने हुए हैं उन कूट के भी नाम लिखे हुए हैं। ये तो बहुत बारीक हो गए हैं। नदियों के नाम हैं, वक्षार, विभंगा और सबके अलग अलग सबके नाम हैं। वो सब उसको बारीकी से दिया है उसको। देखिए आप, व्हाइट कलर में लिखा हुआ है अपर विदेह क्षेत्र, सीतोदा नदी के ऊपर, और ईस्ट में लिखा है पूर्व विदेह क्षेत्र। ये पूरा विदेह क्षेत्र का एरिया है, लेफ्ट से राइट तक। कल परसों जो अपन ने डायग्राम बनाया था, आप लोगों ने जो बनाया है, उसमें अपन ने 6 लाइनें बीच में खिंचवाई थी। वे 6 लाइनें थी हिमवन पर्वत, महाहिमवन पर्वत, निषद पर्वत, नील पर्वत, रुक्मी पर्वत और शिखरी पर्वत। रेड कलर में इन्होंने यहाँ पर अपन ने पर्वतों के नाम लिखे हैं। लेफ्ट साइड में नाम लिखे हुए हैं सबके रेड कलर से, हिमवन नदी के पर्वतों के नाम। अभी सूत्र के आधार पर जो चर्चा आएगी उसको तो अपन देखेंगे जब इनके नेक्स्ट सूत्र में जो चर्चा दी गई है 6 पर्वतों के नाम की। अभी इन पर्वतों के कारण जो 7 विभाजन हो गए हैं वे 7 क्षेत्र हैं। ठीक है। अब देखिए आप, अब इनका स्वरूप पढ़ते हैं अपन वापस बुक में। 1 नंबर पॉइंट है विजयार्ध से दक्षिण। विजयार्ध, अब देखिए आप भरत क्षेत्र का नक्शा देखिए वापस, भरत क्षेत्र का एक पार्ट देखिए। इसमें बीच में एक और पर्वत दिखाई दे रहा है। कल परसों जब अपन बात कर रहे थे तो कोई किसी ने कहा था ऐसा कि ये जो लाइन है उस लाइन के दूसरी तरफ म्लेच्छ खंड दिख रहा है। ये लाइन भरत क्षेत्र के ही 2 विभाजन करने वाली लाइन है बीच में, जिसे विजयार्ध पर्वत कहा है। रेड कलर के अंदर लिखा है हमने विजयार्ध पर्वत। सेंटर में सिल्वर कलर का ये पर्वत है, चांदी का पर्वत है ये विजयार्ध पर्वत। इस पर्वत के कारण भरत क्षेत्र 2 भागों में बट गया, आप देख पा रहे होंगे, नॉर्थ में और साउथ में। तो नॉर्थ भरत क्षेत्र और साउथ भरत क्षेत्र। किंतु ऊपर से 2 नदियां निकल रही है, नॉर्थ से हिमवन पर्वत के ऊपर पद्म सरोवर से। जिन 2 नदी के कारण ये जो भरत क्षेत्र, ये कॉल मीटिंग में आ रहा है मेरे पास में +1905। आप लोगों में से तो कोई नहीं कर रहे हैं? नहीं, +1905।
1905 वो चलिए शुरू के नंबर है 19। हाँ, स्टार्टिंग है। अच्छा, हाँ नहीं पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं। विजयार्ध पर्वत हो गया ये। इस विजयार्ध पर्वत के कारण दो हिस्से हो गए और दो नदियां और निकल रही है, जिन दो नदियों के कारण इस भरत क्षेत्र के 6 विभाग हो गए हैं। इन 6 विभाग का नाम ही 6 खंड है। कोई भी जो चक्रवर्ती होते हैं, ये चक्रवर्ती इन्हीं 6 खंडों के अधिपति होते हैं। इनमें 5 खंडों का नाम म्लेच्छ खंड है और 6वां खंड आर्य खंड है। आप भरत क्षेत्र में देखें चित्र में तो आपको 5 जगह पर म्लेच्छ खंड लिखा हुआ दिखाई देगा और एक स्थान पर आर्य खंड लिखा हुआ है। ये जो आर्य खंड दिखाई दे रहा है, इस आर्य खंड में भी आर्य खंड तो पूरा एरिया का नाम है, जो पूरा येलो कलर का स्पेस दिख रहा है। इस पूरे आर्य खंड में भी बीच में अयोध्या नगरी दिखा रखी है, पिंक कलर में सेंटर में दिया हुआ है, उसमें लिखा है अयोध्या। ये जो अयोध्या लिखा है, ये कितनी बड़ी है? 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी है। इस अयोध्या का दूसरा नाम विनीता भी है। और एक स्वस्तिक दिखाई दे रहा है आपको ग्रीन कलर का, बस ये आर्य खंड को दर्शाया है। बस ये समझ लीजिए आप, इसमें अपनी पूरी दुनिया आ गई। अभी अपन कहते हैं ना, हम लोग भरत क्षेत्र में रहते हैं, हम लोग जम्बू द्वीप भरत क्षेत्र में हैं। जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे आर्य खंडे। तो आर्य खंड में भी इतना बड़ा जो एरिया आर्य खंड का है, इसमें एक ग्रीन डॉट दिखाई दे रहा है। बस इस ग्रीन में अपने सब आ गए हैं। अमेरिका है, लंदन है, जापान है, रूस है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, ग्रीनलैंड है, यूरोप है, एशिया है, सब द्वीप आ गए। सभी द्वीप, महाद्वीप, महासागर, सभी कंट्री सब इसमें आ गई, इस ग्रीन डॉट में। अब आप समझ लीजिए प्रैक्टिकल क्या स्थिति है। अभी ये जो आर्यखंड की भूमि है, इस भूमि के संदर्भ में हमने बात कही थी कि यह भूमि मध्य से 1 योजन ऊपर उठ रही है। तो बिल्कुल सही मायने में तो उठी नहीं, मतलब सब तरफ से उबड़ खाबड़ है 1 योजन तक। पर्वतों के अनुसार कहीं उबड़, कहीं डाउन है, कहीं अप है, इस तरह से ऊपर नीचे होती हुई मध्य से 1 योजन तक ऊपर उठ गई है। और इस उठे हुए पार्ट में ही अपनी पूरी दुनिया है। और चारों तरफ इस पार्ट के उठ जाने की वजह से जल भर गया है, पानी भर गया है, इसलिए सभी तरफ ये सब अपने को समुद्र दिखाई देते हैं। तो यहाँ जो पंडित जी, वो सिंधु नदी, गंगा नदी जो दिखाई दे रही है और पद्म, हद, वो सब वी आर सराउंडेड विद दैट ना, वो पूरा? नहीं, पद्मद्रय तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते हैं। पद्मद्रय तो बहुत आगे चला गया। हम तो विजयार्ध पर्वत, हिमवंत के पास है। हाँ, हिमवंत पर्वत के पास, हिमवंत पर्वत के ऊपर है। अच्छा, अभी जब हम पर्वत की चर्चा करेंगे और पर्वत के बीच में सरोवर की बात करेंगे अपने इसी तत्वार सूत्र में 3रे अध्याय में, जब चर्चा आगे बढ़ेगी तो आएगी ये सब बातें। यहाँ से 2 नदी से आ रहा है ना, पद्महद से गंगा नदी और सिंधु नदी का जो पानी है उसमें से आ रहा है। पद्मद्रय जो बीच में लिखा है, वहाँ से पानी बहता हुआ गंगा सिंधु नदी में आ रहा है, जो गुफा में होकर के लवण समुद्र में जाकर के मिल रहा है। ठीक है ना? हाँ, गुफा में होकर के लवण समुद्र में जाकर के मिल गया। अभी गंगा और सिंधु जो नदियां थी, इन दोनों नदियों की सहायक नदियां हैं 14,000 14,000 सहायक नदियां हैं। मतलब गंगा सिंधु नदियां भी कुछ छोटी नहीं है। ये वे गंगा सिंधु नहीं है जो हिंदुस्तान में बहती हुई दिखाई देती है। अपने को यहाँ जो गंगा और सिंधु नदी बहती हुई दिखाई देती है, ये वे नदियां नहीं हैं।
ये वो गंगा नदी नहीं है जो हिमालय से बहती है बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है, वो नहीं है। क्योंकि इसके सहयोगी नदियां 14,000 कही गई है। तो वो जो सहायक सहयोगी नदियों का इस तरह गंगा नदी और सिंधु नदी का नाम दे दिया कि वैसे अल्टीमेटली तो वहां से ही पानी आता होगा ना वो 14,000 नदियों में। हाँ, उन्हीं में से कहीं या इनके उफान से, गंगा सिंधु नदियों के प्रभाव से, या फिर लवण समुद्र का कुछ जल जो भी है, मतलब वही सारा जल। हमने ये भी चर्चा की कि ये लवण समुद्र का ही जल इन सब समुद्रों के अंदर होने के कारण ये खारा दिखाई देता है अपने को, समुद्र का पानी। अच्छा। नदियों का पानी मीठा और समुद्रों का पानी खारा, ऐसा क्यों? क्योंकि नदियों का जल तो ऊपर से आ रहा है, पद्म सरोवर से, वहां से लिंक है, और जो समुद्रों में जो पानी है वो पानी लवण समुद्र से लिंक है, और लवण समुद्र का जल खारा है, इसलिए समुद्रों का जल खारेपन से युक्त है। चक्रवर्ती सम्राट कितना बड़ा सम्राट होता है इसका अंदाजा हमारे को इस एरिया को देख करके लगता है कि जब हमारी पूरी दुनिया ही आर्यखंड के एक छोटे से हिस्से में है, तो फिर पूरा आर्यखंड, और आर्यखंड को क्रॉस करके मलेच्छ खंड, फिर दूसरा मलेच्छ खंड, तीसरा, चौथा और पांचवा मलेच्छ खंड, इस तरह 5 मलेच्छ खंड और एक आर्यखंड, सभी को विजय प्राप्त करके 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती हो जाता है। 6 खंडाधिपति कहलाता है ना, 6 खंड को जीतने वाले चक्रवर्ती। 60,000 वर्ष लग गए थे भरत चक्रवर्ती को इन 6 खंडों को जीतने में। आप सोचिए जरा, 60,000 वर्ष भरत चक्रवर्ती को इन 6 खंडों को जीतने में लग गए। 32,000 में इट मीन्स ये एरिया कितना बड़ा होगा उसका अंदाजा लगता है। तो पंडित जी, हाँ, तो मलेच्छ खंड 5 और आर्यखंड 1 मिलके 6 खंड ना? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो मलेच्छ खंड में क्या है? मलेच्छ खंड में भी मनुष्य हैं, हम आप जैसे ही हैं, लेकिन स्वाध्याय से शून्य है, धर्म चर्चा धार्मिक वातावरण से शून्य है, दया नहीं है, सदाचार नहीं है, उत्कृष्ट आचरण नहीं है, हीन आचरण करने वाले हैं, स्त्री पुरुष मनुष्य गति के जीव, ये सब मलेच्छ खंडों में भी होते हैं। सदैव चौथा काल रहता है, लेकिन धर्म भावना से रहित होते हैं। पाप कर्म के उदय से ही मलेच्छ खंड में आते हैं और पाप कर्म बांध कर ही अधोगतियों में चले जाते हैं। या ऐसा कह सकते हैं, तिर्यंच और नरक से ही जीव मलेच्छ खंडों में आते हैं और मलेच्छ खंड से मरकर भी नरक और तिर्यंच में ही चले जाते हैं। इन मलेच्छ खंडों से भी 32,000 रानियां आती है चक्रवर्ती के घर में। चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती है, ये सबने सुन रखा है। चक्रवर्ती की 96,000 रानियां हैं। चक्रवर्ती की 96,000 रानियों में से 32,000 रानियां आर्यखंड की होती हैं। 32,000, 96,000 उसकी जो पत्नियां हैं, रानियां हैं, उनमें से 32,000 रानियां अपने आर्यखंड की हैं और 32,000 ये अपने मलेच्छ खंड की हैं और 32,000 ये विजयार्ध पर्वत पे है। वो उसके साथ ही है ना, वो आई मीन नेक्स्ट क्षेत्र वो है विजयार्ध पर्वत, तो वहाँ पर्वत बोला है तो वहाँ भी रहते हैं वो क्षेत्र। ये जो पर्वत है ना, विजयार्ध पर्वत, हाँ, इसकी हाइट 25 योजन की है। शायद इसमें चर्चा कहीं आवे, मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ। विजयार्ध पर्वत 25 योजन हाइट वाला है। 6,000 किलोमीटर का एक योजन होता है, इस हिसाब से लगभग 1.5 लाख किलोमीटर, 1.5 लाख किलोमीटर, इतनी हाइट हो गई इस विजयार्ध पर्वत की।
इस पर्वत पर 3 कटनियां हैं, जिनमें प्रथम कटनी पर 110 नगरियां बनी हुई है, 60 और 50, दक्षिण दिशा की तरफ और उत्तर दिशा की तरफ। माने आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, कोई भी चीज लीजिए आप, एक जिस तरह से वेदी की कटनियां होती है ना, वेदी पर प्रतिमा जहाँ विराजमान होती है, स्टेप आप समझिए, स्टेप समझ लीजिए आप, सीढ़ियाँ 3 स्टेप्स हैं मान लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड इधर से। अब ये जो 3 स्टेप बनाए हैं अपन ने, ये लेफ्ट साइड से भी हैं और राइट साइड से भी हैं, दोनों साइड से हो तो कैसी आकृति बनेगी। माने ये जो विजयार्ध पर्वत है, यह विजयार्ध पर्वत साउथ की तरफ से भी 10 योजन ऊपर जाकर के कट गया है और नॉर्थ की तरफ से भी 10 योजन हाइट के बाद में कट गया है। फिर कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद में नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ से कट गया है, 10-10 योजन जाने के बाद में। तो इस तरह से यदि आप देखते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट बात ख्याल में आती है कि सीढ़ियों जैसी स्थिति बन गई। अब ये जो कटनी है नॉर्थ और साउथ में, इस कटनी के ऊपर विद्याधरों की नगरियां हैं। बहुत बार इस तरह का कथन हम प्रथमानुयोग में पढ़ते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं। एक विद्याधर था, वो विद्याधर आया और यहाँ से किसी सती को उठा करके ले गया, उस पर मोहित होकर के विमान में बैठ करके कहीं जा रहा था। जाते जाते दूर से पत्नी को आते हुए देखा और उसने अंजना संजना आदि किसी को वो वहाँ जंगल में छोड़ दिया, जंगल में पटक दिया। अब देखो, आप अंजना के साथ इस तरह का हुआ, मनोरमा के साथ में इस तरह का हुआ, और बहुत सारे मिल जाएंगे आपको इस तरह की। वो वनमाला के साथ में बहुत विद्याधर जिनको उठा करके ले गए, जिनके साथ में इस तरह की परिस्थितियाँ बनी। अनंग धरा, अनंग सराय जो थी, चक्रवर्ती की बेटी थी, उठा करके ले गया था। हमारा यहाँ इतना सा प्रश्न है कि विद्याधर कौन होते हैं। ये विद्याधर कोई देवगति के जीव नहीं होते, ये विद्याधर मनुष्य गति के जीव होते हैं। विद्याधर नाम है उनका, विद्याओं को धारण करने वाले होने से वे सभी विद्याधर कहलाते हैं। क्या विद्याधर क्यों कहलाते हैं? विद्याओं को धारण करने वाले होने से। होते मनुष्य गति के हैं, कर्म भूमि वाले होते हैं। इस विजयार्ध पर्वतों के ऊपर भी अनाज, धान्य, जौ, बाजरा, इन सब की खेती होती है। कमाते हैं, खाते हैं, बनाते हैं, रोटियां बनती है। कल्प वृक्षों से काम नहीं होता, लेकिन अनेक प्रकार की विद्याओं के स्वामी होते हैं। रूप बदल सकते हैं, आकाश मार्ग से गमन कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं। अनेक प्रकार की रिद्धियाँ, चमत्कार इनके पास में होते हैं, लेकिन भोजन आदि के लिए और आजीविका के लिए इनको काम तो करना ही पड़ता है। लेकिन पंडित, वो लोग जो विद्याधर है वो भी तो सम्यक दृष्टि और वो तो धर्म की प्रभावना करते होंगे ना? हाँ, विद्याधरों के अंदर मिथ्या दृष्टि भी होते हैं और सम्यक दृष्टि भी होते हैं। ऐसा उल्लेख भी आया है, कौन सी तिलोपनिषद में या त्रिलोकसार आदि ग्रंथों के अंदर कहीं हमने पढ़ा है, जिसमें ऐसा उल्लेख किया कि यदि विद्याधर, यदि ये अपनी जगह मतलब विद्याओं को छोड़ देवे, विद्याओं का त्याग कर देवे और नग्न दिगंबर अवस्था धारण कर लेवे, तो ये मोक्ष भी जा सकते हैं, 14 गुण स्थानों को पार भी कर सकते हैं। विद्याधर रहते कहाँ हैं? कि विजयार्ध पर्वत पर रहते हैं। प्रथम कटनी पर रहते हैं, फिर दूसरी कटनी पर और शिखर पर तो कूट बने हुए हैं। दूसरी कटनी के ऊपर देवगति के जीव रहते हैं, अभियोग जाति आदि के अनेक प्रकार के देवों के निवास स्थान भी वहाँ विजयार्ध के शिखर पर बने हुए हैं। ठीक है, भरत क्षेत्र की बात ख्याल में आई किस तरह का है। बीच में विजयार्ध पर्वत हो गया। गंगा और सिंधु नाम की दोनों नदियां जो पद्म सरोवर से निकल करके आ रही थी, चित्र में देखें आप, जो पद्म सरोवर से 2 नदियां निकल करके आ रही है,
ये दोनों नदियां, जिसमें से एक का नाम गंगा और दूसरे का नाम सिंधु है, ये नदियां विजयार्ध पर्वत के नीचे दो गुफाएं हैं, खंड प्रपात और तिमिस्र नाम की गुफा ये है। इन गुफाओं में से होकर ये नदियां निकलती हैं, जो जम्बू द्वीप की बाउंड्री में स्थित गुफा को क्रॉस करती हुई लवण समुद्र में मिल जाती है। अच्छा, इससे हो गए इसके कारण विजयार्ध पर्वत के दक्षिण में 3 और विजयार्ध पर्वत के उत्तर में, माने नॉर्थ साइड में भी 3 और साउथ में भी 3, ये 6 खंड हो गए हैं। विजयार्ध पर्वत के ऊपर भी अकृत्रिम चैत्यालय है, ठीक है। चक्रवर्ती 6 खंड को जीत लेने के उपरांत विजयार्ध की नॉर्थ में जो एक शिला दिखाई दे रही है आपको, वृषभाचल, इस वृषभाचल के ऊपर जाकर अपना नाम लिखता है। 100 योजन हाइट वाला है ये वृषभाचल। इस वृषभाचल की हाइट 100 योजन की है। और जब चक्रवर्ती वहां अपना नाम लिखने के लिए जाता है तो महसूस करता है कि अरे, ये पूरी की पूरी शिला पूर्व में हुए चक्रवर्तियों के नामों से भरी हुई है। स्वयं अपने आप के बारे में सोचता था कि मेरे जैसा चक्रवर्ती सम्राट कौन हुआ होगा, इस पूरी धरती को जीत लिया है जिसने। 6 खंड माने पूरी धरती आ गई, एक प्रकार से पूरी पृथ्वी हो गई है एक क्षेत्र की। इस पूरी पृथ्वी को मैंने इतने लंबे समय में जीता है, विजय प्राप्त की है, मेरे जैसा कोई दूसरा कौन होगा। अपनी यशोगाथा या अपनी यश प्रतिष्ठा की भावना से वो वहां से विहार करता है, नाम लिखने के लिए जाता है और फिर ऐसा महसूस करते हैं कि भाई ये चक्रवर्तियों के नाम से पूरी की पूरी भरी हुई है। मैंने कहने का अभिप्राय ये है कि दुनिया में कोई व्यक्ति कितना भी महान क्यों न हो, कितना भी बड़ा से बड़ा क्यों न हो, उससे भी बड़े, उससे भी श्रेष्ठ, उससे भी महान लोग इस दुनिया में हो चुके हैं। ये प्रैक्टिकल है ये स्थिति। ये तभी पता लगता है जब ऐसी कोई परिस्थिति बनती। कहते हैं ना, शेर को सवा शेर मिल ही जाता है, या उस पहाड़ के नीचे आते तो उसको पता लगता है कि मेरे से भी बड़ा कोई है। तो चक्रवर्ती सम्राट के साथ में भी किसी तरह की परिस्थिति बनती है। 6 खंड को जीत करके जिस विजयार्ध पर्वत पर जाकर के वो अपना नाम लिखता है, अतीत काल में हुए, क्योंकि कितने चक्रवर्ती हो चुके हैं, अनंत चक्रवर्ती हो चुके हैं भूतकाल में, अनगिनत चक्रवर्ती हो चुके हैं। अब क्या बात करें हम उन अनगिनत चक्रवर्तियों के बारे में। वस्तु स्थिति यही है कि जितने चक्रवर्ती होते हैं, सभी चक्रवर्तियों को अपना नाम लिखने के लिए पुराना एक नाम मिटाना ही पड़ता है। सभी को, जितने चक्रवर्ती होते हैं सबको एक नाम मिटाना ही पड़ेगा, इसके बिना काम चलेगा ही नहीं। तो ये वृषभाचल नाम की शिला है जो अपन ने यहाँ इसमें देखी है, म्लेच्छ खंड में, वहां जाकर के नाम लिखता है। कुल 96,000 रानियां हो गई इसकी, जो 32,000 विजयार्ध की श्रेणियों में से भी थी, 32,000 आर्य खंड से थी और 32,000 म्लेच्छ खंडों से हुई। म्लेच्छ खंडों में यद्यपि धर्म नहीं है, लेकिन जब म्लेच्छ खंड की वे रानियां यहाँ आर्य खंड में आ जाती है चक्रवर्ती के साथ में विवाहित होकर के, तो यहाँ आकर के जैन धर्म अपना लेती हैं, जैन धर्म को स्वीकार करती हैं और अष्टानिका 10 लक्षण आदि महापर्वों में इस प्रकार विचरण करती हैं, इस प्रकार चलती हैं, इस प्रकार गमन करती हैं, सफ़ेद साड़ी पहनकर, और मानिए आप श्रृंगार रहित होकर के मानो आर्यिकाओं का समूह चल रहा हो। ऐसी उपमाएं दी गई है कई स्थानों पर। परमाणु युग के ग्रंथों में अलंकारिक भाषा में इस प्रकार की चर्चा की है कि आर्यिकाएं जा रही हो सफेद वस्त्र धारण करके। जगत में सफेद साड़ी पहनना अच्छा नहीं माना जाता विवाहित महिलाओं के लिए, है ना। लेकिन ये तो
शुभ्रता और स्वच्छता का प्रतीक है, निर्विकार पने का प्रतीक है। और क्योंकि देखिए रंग बिरंगे होते हैं तो दृष्टि इधर उधर जाती है ना, यहाँ विविधता होती है। आप देखिए जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म होती है ना, किसी भी स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म निश्चित क्यों होती है? सेम कलर की शर्ट होगी, सेम कलर की पैंट होगी और सेम शूज और सेम कलर, बिल्कुल उसी ड्रेसअप के अंदर आपको आना पड़ेगा। किस लिए? कि कोई वैभव संपन्न बालक वहाँ जाएगा तो वो भी उसी यूनिफॉर्म में होगा, और कोई दरिद्री होगा तो वो भी उसी यूनिफॉर्म में होगा। तो आपस में ध्यान विचलित ना होवे, उपयोग इधर उधर न जावे। कम से कम क्लासरूम में बैठे हुए उपयोग तो पढ़ने की तरफ ही रहे, एक दूसरे के ड्रेस तो नहीं देखते रहे, और फिर होड़ नहीं होती आपस में एक दूसरे को देख करके। ऐसा नहीं होता कि कल मैं ऐसा पहन करके आऊँगा, वो ऐसा पहन करके आया था, मेरे पास ये नहीं है, ऐसा नहीं है, इस तरह की बातें नहीं होती। सिंपल बिल्कुल वाइट में किसी तरह का कोई झमेला नहीं, सब वाइट साड़ी पहन करके सारी रानियाँ। अष्टानिका 10 लक्षण आदि पर्वों में, क्योंकि त्याग और संयम के पर्व हैं हमारे। लीजिए। हाँ बोलिए। चक्रवर्ती का आयुष्य कितना होता है? चक्रवर्ती का आयुष्य देखिए काल क्रम के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। ये जो प्रथम चक्रवर्ती हैं भरत चक्रवर्ती, इनका आयुष्य तो 84 लाख पूर्व का था, ऋषभदेव के समान। ठीक है। उनके बाद दूसरा चक्रवर्ती होता है ना, एक के बाद एक। हाँ, उनके बाद दूसरा चक्रवर्ती होगा। भरत के बाद में सगर चक्रवर्ती हुए, मघवा चक्रवर्ती हुए, ऐसे अनेक चक्रवर्ती, 12 चक्रवर्ती हुए हैं। संत कुमार और ब्रह्मदत्त ये जो चक्रवर्ती थे, इनकी आयु तो बहुत कम थी। अंत में जो हुए हैं ना ये चक्रवर्ती, इनकी आयु तो 700 वर्ष की आयु का उल्लेख मिलता है ब्रह्मदत्त के संदर्भ में। किस उल्लास वाला? ओनली 700। मगर किसकी आप बता रहे हैं? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। ब्रह्मदत्त, ओके। नरक में गया है मर करके ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। 12 चक्रवर्तियों में से 2 चक्रवर्ती ऐसे हुए हैं जो नरक में गए हैं, 2 चक्रवर्ती ऐसे हुए हैं जो स्वर्ग में गए हैं, और 8 चक्रवर्ती हैं जिन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की है। कुल 12 चक्रवर्ती थे। तो भरत क्षेत्र की बात यहाँ क्लियर होगी आप सभी को? पंडित जी हाँ जो वो बाउंड्री आप बोले कि वो जो लवण समुद्र और जम्बूद्वीप में जभी ये काल का एंड में जो परिवर्तन होएगा तो सब जगह आर्यखंड में पानी पानी आ जाएगा ना, तो बाउंड्री वो एडिटिव रहेगी, उसमें प्रलय नहीं आती। शाश्वत है ना वो? नहीं, प्रलय नहीं आता। एक आर्यखंड में तो सब पानी पानी आ जाएगा ना, तभी भरत में सबसे पानी पानी होगा, और उस पानी पानी का कारण है बरसात का होना। लेकिन मलेच्छ खंड में कुछ नहीं होएगा ना प्रलय में? मलेच्छ खंड में कुछ भी नहीं होगा, मलेच्छ खंड एज इट इज रहेगा। सिर्फ आर्य खंड की बात है। यहाँ तक कि विंध्याचल पर्वत पर भी कुछ नहीं होगा। आप देखिए इतने बड़े जम्बूद्वीप में जो प्रलय की जो पोर्शन है वे सिर्फ और सिर्फ भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंड की थोड़ी बहुत पृथ्वी है जहाँ प्रलय आती है, बाकी और तो कहीं प्रलय भी नहीं आती। क्योंकि ये जो प्रलय है, ये प्रलय आती है 6वें काल के अंत में, और मलेच्छ खंडों में 6वां काल ही नहीं आता। मलेच्छ खंडों में हमेशा ही 4था काल रहता है। आप सोचिए, जब मलेच्छ खंडों में हमेशा ही 4था काल रहता है तो फिर अवसर्पणी के अंत में प्रलय कैसे आएगी? तो प्रलय की स्थिति मलेच्छ खंडों के लिए नहीं है, वह प्रलय की स्थिति तो आर्य खंड में ही आती है। कालक्रम के हिसाब से अवसर्पणी काल चल रहा है, तो पहले चक्रवर्ती से अंतिम चक्रवर्ती तक निरंतर आयु, बल, शरीर आदि की
कमी होती चली गई है। जब उत्सर्पणी काल होगा तो पहला चक्रवर्ती कम आयु वाला होगा और अंतिम चक्रवर्ती ज़्यादा आयु वाला होगा। आप बतलाइए, जैसे तीर्थंकरों के संदर्भ में बात करें, हमने आपसे पूछा तीर्थंकरों की कितनी आयु होती है, बतला सकते? तीर्थंकरों की कितनी आयु होती है? तो 2 years, 72 years। हाँ, तो उससे पहले चले अपन पार्श्वनाथ स्वामी की 100 वर्ष की, और पहले चले तो और बढ़ती चली गई है। धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते अपन ऋषभ देव तक पहुंचते हैं तो 84 लाख पूर्व की आयु थी। 84 लाख पूर्व और एक पूर्व होता है 70,56,000 करोड़ वर्ष का। 70,56,000 करोड़ इतने वर्ष का एक पूर्व होता है, और ऐसे 1-2 पूर्व की नहीं, ऐसे 84 लाख पूर्व की आयु थी। तो जिस तरह से तीर्थंकरों की आयु पहले तीर्थंकर से अंतिम तीर्थंकर तक कम होती गई, ठीक उसी प्रकार चक्रवर्तियों की आयु भी पहले चक्रवर्ती से अंतिम चक्रवर्ती तक कम होती गई है। चलिए वापस लौट करके आ जाते हैं हम अपनी पुस्तक पर। चित्र से पुस्तक पर आ जाइए। 1 मिनट 2 मिनट में बात खत्म करता हूँ। पहला नंबर का पॉइंट है विजयार्ध से दक्षिण, समुद्र से उत्तर। चित्र में देख पा रहे होंगे, चित्र को सामने रखें और पुस्तक सामने रखें। विजयार्ध से दक्षिण, विजयार्ध से साउथ में, समुद्र से उत्तर, समुद्र से नॉर्थ, और गंगा सिंधु नदियों के मध्य भाग में, दोनों साइड गंगा सिंधु नदियां, इनके जो बीच का भाग है उसमें 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी विनीता नाम की नगरी थी। विनीता मतलब वही अयोध्या। उसमें भरत नाम का षटखंडाधिपति चक्रवर्ती हुआ था। उस विनीता नगरी में उसने सर्वप्रथम राज विभाग करके इस क्षेत्र का शासन किया था, अतः इसका नाम भरत पड़ा। इस क्षेत्र का नाम, आप कहेंगे भरत चक्रवर्ती के पहले इस क्षेत्र का नाम क्या था? कि भरत ही था, तो फिर इसका नाम वर्तमान में भरत पड़ा, ये कहने का क्या मतलब है? कि आप दूसरा पॉइंट देखिए तो बात क्लियर हो जाएगी। अथवा जैसे संसार अनादि है, जैसे संसार अनादि है, उसी तरह क्षेत्र आदि के नाम भी बिना किसी कारण के स्वाभाविक अनादि हैं। ठीक है, माने इनका कोई कारण नहीं है, कोई हेतु नहीं है भरत आदि क्षेत्रों का, ये सब अनादि से है। इसका जो नाम भरत क्षेत्र है वो भी अनादि से ही है, कोई हेतु नहीं है। पर्वत के नाम का भी, क्षेत्रों के नाम का भी, जम्बू द्वीप है, हिमवन आदि पर्वत है, भरत आदि क्षेत्र है, गंगा आदि नदियां हैं, इन सब के नाम शाश्वत नाम है, परमानेंट नाम है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है, अनादिकाल से है। कोई व्यक्ति ये भी पूछ सकता है कि लैंग्वेज कौन सी होगी। अभी जैसे मैं अभी लास्ट ईयर गुजरात वहाँ था ना, अहमदाबाद में, मैंने इस विषय के संदर्भ में क्लास ली, तो बहुत सारे लोग ऐसा पूछने लगे मेरे से कि पंडित जी एक बात बतलाओ कि उस समय तो ये लैंग्वेज नहीं चलती होगी, लैंग्वेज दूसरी चलती होगी, तो फिर नाम भी दूसरा होगा, उस लैंग्वेज में क्या कहते होंगे? बोलो भरत क्षेत्र को उस लैंग्वेज में क्या कहेंगे? तो मैंने उनसे पूछा कि लैंग्वेज कोई भी हो, शब्द तो भरत क्षेत्र ही है। मैंने कहा एक बात बतलाओ आप कि मेरा नाम संजीव गोधा है, मुझे यदि आप गुजराती में बोलोगे तो कैसा बोलोगे? गुजराती में संजीव गोधा को क्या बोलेंगे? और मराठी में बोलना होगा तो संजीव गोधा को क्या बोलेंगे?
इंग्लिश में बोलना होगा तो किसी भी लैंग्वेज में बोलो, बोलने में तो वही शब्द आएगा। तो इसी तरह से भरत आदि जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के नाम तो यही है। लैंग्वेज कोई भी चलती हो, जो लैंग्वेज जो लिपि चलती होगी उसमें उस रूप में उस तरह से लिखा जाएगा। नाम इनके यही है, शाश्वत नाम है अनादिकाल से। ठीक है ना। तो वास्तव में ये जम्बूद्वीप आदि की चर्चा भी अनादि अनंत शाश्वत चर्चा होने से अपने अनादि अनंत भगवान आत्मा का ही स्मरण कराती है, क्योंकि ये शाश्वत है, जीव भी शाश्वत है, जीव भी अनादिकाल से है। इसके स्वरूप की चर्चा पूर्वक अपने स्वरूप की चर्चा अपने को ख्याल में आवे, तभी वास्तव में अपने प्रयोजन की सिद्धि होती है। मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। अभी शेष चर्चा अपन आगे बढ़ाएंगे। अभी जनवाणी स्थिति बोलते हैं। ज्ञावाणी के ज्ञान पे तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। नौ वाणी का